हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड्स, इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो कंफर्म करेंगे क्विकली आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। इट इज ओके। आई एम वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन। तो जैसे आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट। तो चलें शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज के हमारे इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट ट्रेंड क्वेश्चंस। तो जो इस समय ट्रेंड है क्वेश्चंस का, ऐसे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पीपीबी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, इस पेपर के ये क्वेश्चंस हम डिस्कस करें। तो ये सबसे पहले हमारे पास है मैच पॉइंट्स का क्वेश्चन। सो वी हैव ग्रुप ए, ग्रुप बी, कॉलम ए, कॉलम बी। हमने मैच करना है डिटेल्स ए गिवन इन कॉलम ए। कॉलम ए में ये कुछ डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं और उसको शॉर्टकट बनाया गया है कॉलम बी के अंदर। सो कॉलम बी, और ये सारी इंफॉर्मेशन इरिगेशन सिस्टम के साथ लिंक्ड है। सो दिस इज नॉट बैंक, दिस इज बी। तो चलें देखें। इट इज अ स्लो एप्लीकेशन ऑफ वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप टू द रूट जोन ऑफ द क्रॉप। इक्विपमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ए पंपिंग यूनिट, पाइपलाइन पीवीसी ट्यूबिंग, ड्रिप टाइप नोजल एंड फिल्टर यूनिट। तो ये क्या है? वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट्स, जो उसकी जड़ है, वहां तक पहुंचाना है। और ये उसके डिफरेंट यूनिट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे इनमें से हम किसकी बात कर रहे हैं? स्प्रिंकलर सिस्टम की, ड्रिप इरिगेशन की, या लिफ्ट इरिगेशन की? तो वैसे यहाँ पे थोड़ा हमारे पास क्लू भी है। तो दिस इज क्लू, ड्रिप टाइप नोजल्स। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रिप इरिगेशन। चलिए दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन दिस वाटर इज स्प्रेड टू द सरफेस ऑफ द क्रॉप और सॉइल फ्रॉम अबव। तो यहाँ पे वाटर को ऊपर से फेंका जाता है, क्रॉप के ऊपर या सॉइल के ऊपर। और सिस्टम में पंप है, पाइप है, ट्यूबिंग है, स्प्रिंकलर्स हैं, नोजल्स हैं, राइजर्स हैं। तो वंस अगेन यहाँ पे हमारे पास ये क्लू है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम की। अब जो तीसरा क्वेश्चन हमारा बचा है उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं, बिकॉज 1 और 2 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो थर्ड के लिए थर्ड रह गया है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो हमारा ऑप्शन आंसर कौन सा बन जाता है? तो हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा बी। लेकिन फिर भी थर्ड को एक बार देख लिया जाना चाहिए। इन दिस वाटर इज लिफ्टेड फ्रॉम लो लेवल रेजर्वियर्स सच एज वेल्स, लेक एंड रिवर। लिफ्टेड, जब इसको लिफ्ट किया जा रहा है तो इट बिकम्स लिफ्ट इरिगेशन। तो काफी आसान ये क्वेश्चन था अगर हम इसको लिंक कर पाए। चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। नेटवर्क डिवाइसेस विच एम्पलीफाई और रीजनरेट एन इनकमिंग सिग्नल बिफोर रीट्रांसमिटिंग, they are incorporated in networks to expand its coverage area. They are also known as the signal boosters. इनको हम क्या कहते हैं? तो पहली बात तो ये नेटवर्क डिवाइस है और इसका काम क्या है? इसका काम है एम्पलीफाई करना, बढ़ा देना या रीजनरेट कर देना। किसको? इनकमिंग सिग्नल को। कब? रीट्रांसमिट करने से पहले, बिफोर रीट्रांसमिटिंग। और इनको हम सिग्नल बूस्टर का नाम भी देते हैं। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सो देखिए इसमें
कौन सा हमारा ऑप्शन आंसर बनता है? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज आवर आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारा आंसर क्या बनता है? क्वेश्चन नंबर 2, फ्रेंड, इनको हम कहते हैं रिपीटर्स। सो दीज आर कॉल्ड रिपीटर्स। ये सिग्नल को बूस्ट करते हैं डिवाइस एंड नेटवर्क का। तो जैसे ही सिग्नल हमारे पास आता है तो उसको या तो एम्पलीफाई करते हैं या उसको रीजनरेट करते हैं, उसके बाद फिर उसको रिट्रांसमिट करते हैं। Which computer hardware device converts data from signal digital format into format suitable for an analog transmission medium such as telephone or radio? तो हम बात कर रहे हैं एक हार्डवेयर डिवाइस की, और उस हार्डवेयर डिवाइस का काम क्या है? जो डेटा है, डेटा जो डिजिटल फॉर्म में है, इसको वो कन्वर्ट करता है एनालॉग फॉर्म में। तो एनालॉग फॉर्म में जब वो कन्वर्ट करता है तो उसके बाद ट्रांसमिशन होती है। एनालॉग फॉर्म के अंदर इसकी ट्रांसमिशन होती है। जैसे टेलीफोन या रेडियो, तो इनमें हम किसको कहेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट 3 नंबर क्वेश्चन में डिस्क्राइब्ड है? राउटर है, स्विच है, मॉडेम है या फायरवॉल है? सो विच ऑफ दिस इज द डिवाइस? राउटर, स्विच, मॉडेम, फायरवॉल। किस डिवाइस को कहा जाएगा? तो कौन सा वो डिवाइस है जो डेटा को कन्वर्ट करता है, डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में, फिर उसका ट्रांसमिशन करता है? सो फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड मॉडेम। सो सेंडिंग स्टेशन से जब डेटा सेंड करना है, अगर वो सेंडिंग स्टेशन है तो कन्वर्शन डिजिटल टू एनालॉग होती है, और रिसीविंग स्टेशन के ऊपर ये एक्सरसाइज रिवर्स हो जाती है। तो क्योंकि एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट किया गया, तो एनालॉग सिग्नल को ये कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स के अंदर रिसीविंग स्टेशन के ऊपर, लेकिन ट्रांसमिशन के दौरान इसका जो फॉर्मेट रहेगा वो एनालॉग रहेगा। सो इट मीन्स मॉडेम सेंडिंग स्टेशन के ऊपर भी यूज होता है और रिसीविंग स्टेशन के ऊपर भी यूज होता है। फ्रेंड, इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन को कवर करें, दिस इज वेरी वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर यू। JIB CIB प्रमोशन एग्जाम, इन तीनों की फ्री लाइव क्लास एवरी डे हम कंडक्ट करते हैं हमारे YouTube चैनल के ऊपर। सो इन लाइव क्लासेस को अगर आपने अभी तक अटेंड नहीं किया, इनका फ़ायदा आपने अभी तक नहीं लिया, तो आपने समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट मिस किया है। इन क्लासेस में हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, साथ में क्वेश्चंस को फिर प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, और जब ज़रूरत पड़ती है तो केस स्टडी सिस्टम को भी यूज़ करते हैं। तो अगर अभी तक आप इन क्लासेस का बेनिफिट नहीं ले रहे तो इनका बेनिफिट तुरंत लीजिए। ऑलरेडी ये क्लासेस काफ़ी देर से चल रही हैं, इनकी पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो चलें अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अंडर PM फसल बीमा योजना, द प्रीमियम फॉर क्रॉप इंश्योरेंस इज करेक्टली स्टेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? PM फसल बीमा योजना में इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया जाता है क्रॉप इंश्योरेंस के लिए। हमने बताना है जो स्टेटमेंट्स गिवन है उनमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, यानी प्रीमियम का अमाउंट किसमें सही बताया गया है। खरीफ क्रॉप 1.5%, रबी क्रॉप 2%, एनुअल क्रॉप 5%, ऑल द अबव आर करेक्ट। तो करेक्टली किसको बताया गया है? खरीफ क्रॉप्स 1.5%, रबी क्रॉप 2%, एनुअल क्रॉप्स 5%, या तीनों ही सही हैं?
what is the answer to question number 4? ये सारे के सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं, पूछे जा चुके हैं। तो इसमें जो एनुअल क्रॉप है दैट इज करेक्ट वन। खरीफ क्रॉप इट इज 2%, रबी क्रॉप इट इज 1.5%। तो ये पहले दो उल्टा करके बोले गए हैं, तो इसीलिए ये रॉन्ग हो गए, एंड दिस इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क इज नॉट कवर्ड अंडर पीएम फसल बीमा योजना? इस योजना में किस रिस्क को कवर नहीं किया जाता? तो चलिए देखें ऑप्शंस क्या क्या हैं। यील्ड लॉस रिस्क को, प्रिवेंटेड सोइंग लॉस को, हार्वेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को, वॉर एंड न्यूक्लियर लॉस को। तो किस रिस्क को पीएम फसल बीमा में कवर नहीं किया जाता? तो ये हमने क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करना है। ये सारे क्वेश्चंस बार बार पूछे जा चुके हैं और कभी भी पूछे जा सकते हैं। सो व्हाट शैल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5? क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए? यील्ड लॉस यानी पैदावार का नुकसान वो कवर्ड है। किसी कारण बुआई नहीं हो सकती, प्रिवेंटिव सोइंग का लॉस वो भी कवर्ड है। पोस्ट हार्वेस्ट यानी खेत के अंदर फसल बर्बाद हो जाए खड़ी खड़ी, उसको हार्वेस्टिंग के बाद, तो वो रिस्क भी कवर्ड है। लेकिन वॉर का और न्यूक्लियर का रिस्क कवर्ड नहीं है। सो ऑप्शन डी इज आवर आंसर। चलें अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। Which of the following category of NBFCs are exempt from requirement of registration with RBI under RBI Act 1934? जितनी भी नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी है, एज ए मैटर ऑफ जनरल रूल, अगर उन्होंने एनबीएफसी का काम करना है तो उनको रजिस्ट्रेशन चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ अंडर आरबीआई एक्ट। लेकिन कुछ एनबीएफसीज ऐसी हैं जिनको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। वो एग्जेम्प्टेड एनबीएफसीज कौन कौन सी हैं? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज, चिट कंपनीज अंडर चिट फंड एक्ट इन 1982, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज। इनमें से किसको आरबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अगर एनबीएफसी वाले चैप्टर को आपने ध्यान से पढ़ा है तो वहाँ पे आपने एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वाली एनबीएफसी ज़रूर देखी होंगी। तो इनमें वो कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शैल बी द आंसर? तो चलिए देख लेते हैं इनमें कौन कौन सी हैं। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सो जो एग्जेम्प्टेड है वो हमने बतानी है। तो इसके अंदर जो एग्जेम्प्टेड है वो हम आइडेंटिफाई, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, इनको ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज, इनको भी ज़रूरत नहीं है। चिट कंपनीज अंडर चिट फंड एक्ट 1982, इनको भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज को रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज आर नॉट एलिजिबल फॉर बैंक क्रेडिट? एनबीएफसी को बैंक लोन देते हैं। एनबीएफसी की कौन सी वो एक्टिविटी है जो एलिजिबल नहीं है फॉर बैंक क्रेडिट? बैंक क्रेडिट के लिए वो कौन सी है जो एलिजिबल नहीं है? देख लेते हैं क्या क्या है। बिल डिस्काउंटेड रीडिस्काउंटेड बाय एनबीएफसीज, अनसिक्योर्ड लोन्स और इंटर कॉर्पोरेट लोन डिपॉजिट्स बाय एनबीएफसीज टू और इन एनी कंपनी, loans and advances by NBFCs to their subsidiaries, group companies, entities, finance to NBFCs for further lending to individuals for subscribing to IPOs,
एंड फॉर परचेज ऑफ शेयर्स फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट, और ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो इन 4 स्टेटमेंट्स को केयरफुली रीड करें और फिर एग्जामिन करें इनमें कौन कौन सी सही है, गलत है, और फिर इस पार्ट में हमने आंसर को टिक करना है। सो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट शैल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7? हमने बताना नॉट एलिजिबल, कौन सी एलिजिबल नहीं है। यस, एनी आंसर? एनबीएफसीज का चैप्टर क्वाइट इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन इसमें बनते हैं और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलें देखते हैं कौन कौन सी एलिजिबल नहीं है। बिल्स डिस्काउंटेड री डिस्काउंटेड बाय एनबीएफसीज, इसके अगेंस्ट बैंक क्रेडिट नहीं देंगे। अनसिक्योर्ड लोन्स इंटरकॉर्पोरेट डिपॉजिट्स बाय एनबीएफसीज टू और इन एनी कंपनी, अगर उन्हें देने हैं किसी भी कंपनी में तो वो भी एलिजिबल नहीं है। लोन्स एंड एडवांसेस टू देयर सब्सिडरीज, ग्रुप कंपनीज और एंटिटीज, तो ये भी परमिटेड नहीं है। फाइनेंस टू एनबीएफसीज फॉर फर्दर लेंडिंग टू इंडिविजुअल्स फॉर सब्सक्राइबिंग टू आईपीओज एंड परचेज ऑफ शेयर्स फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट, तो ये भी परमिटेड पर्पस नहीं है, यानी इसमें से कोई भी पर्पस परमिटेड नहीं है। तो ऑप्शन ए बिकम्स आवर आंसर। फ्रेंड्स, आई एम क्वाइट श्योर अभी तक जो कुछ हमने डिस्कस किया यू मस्ट हैव फाउंड इट वेरी वेरी यूजफुल। सो ध्यान रहे पेपर में इनमें से किसी भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा स्टोर्ड इन डेटा वेयर हाउस, तो जो डेटा वेयर हाउस में स्टोर किया जाता है उसकी विशेषताएं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स वो कौन कौन सी हैं? इट इज़ सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इट इज़ इंटेग्रेटेड विदाउट इनकन्सिस्टेंसीज, इट इज़ नॉन वोलेटाइल। तो यहाँ पे 3 उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, हमने देखना इनमें से कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स करेक्ट हैं या रॉन्ग हैं। सो 1 और 2 नंबर केवल सही हैं, 1 और 3 नंबर केवल सही हैं, 2 और 3 नंबर सही हैं, या 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट शैल बी द आंसर? सो सभी ऑप्शंस को, स्टेटमेंट्स को केयरफुली एग्जामिन करें और फिर इस आंसर को, क्वेश्चन के आंसर को प्रोवाइड करें। कौन सी ऑप्शन इनमें से करेक्ट बनेगी? सो डेटा जो स्टोर किया जाता है डेटा वेयर हाउस में वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, यानी अलग अलग इश्यूज से रिलेटेड अलग अलग डेटा, और उसमें इनकन्सिस्टेंसीज नहीं होती, उनको रिमूव कर दिया जाता है, कंसिस्टेंट डेटा होता है। तो इंटेग्रेटेड कंसिस्टेंट डेटा है वो। नॉन वोलेटाइल है क्योंकि उसको पहले से ठीक से प्रोसेस किया होता है, वो वोलेटाइल भी नहीं है, नॉन वोलेटाइल है। यानी इसके अंदर हमारी ऑप्शंस कौन कौन सी सही हो गई? हमारी ऑप्शन सही हो गई ऑल द 3। ऑप्शन डी इज अवर आंसर। ए सिंपल फॉर्म of data warehouse that is focused on a single subject or line of business like sales, finance और marketing, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? अगर कोई ऐसा डेटा वेयर है जो कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल है, और वो एक सिंगल सब्जेक्ट के ऊपर फोकस्ड है या एक सिंगल लाइन के ऊपर फोकस्ड है, जैसे वो सेल्स से ही रिलेटेड है या फिनांस से ही रिलेटेड है या मार्केटिंग से ही रिलेटेड है, तो इस प्रकार के डेटा वेयर हाउस को हम क्या कहते हैं? डेटा सिलोज कहते हैं, डेटा वेयर हाउस कहते हैं, डेटा मार्ट कहते हैं, या डेटा रिपोजिटरी कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? सो जो सिंगल सब्जेक्ट के ऊपर फोकस्ड है या सिंगल लाइन ऑफ बिजनेस के ऊपर फोकस्ड है। क्वेश्चन नंबर 9, क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 9 का? व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9? सो क्वेश्चन नंबर 9 तो हमारा आंसर इस बनेगा
डेटा मार्ट, तो इस प्रकार के डेटा वेयर हाउस को जो फोकस्ड है सिंगल सब्जेक्ट या सिंगल बिजनेस लाइन के ऊपर, उसको हम कहते हैं डेटा मार्ट। क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए फ्रेंड्स। जो हमारे वीडियो लेसन्स हैं उनको हम जो कॉन्सेप्ट बताते हैं वो बहुत सिंपल करके समझाते हैं, जिसको स्टूडेंट इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है और देर तक वो उसको याद रख पाता है। एज ए रिजल्ट स्टूडेंट के जो चांसेस हैं पेपर में बेटर मार्क्स लेने के वो इम्प्रूव हो जाते हैं। और अगर स्टूडेंट साथ में हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करता है हमारे क्वेश्चन बैंक में से, तो फिर उसका पॉसिबिलिटी पास होने की और इम्प्रूव हो जाती है। ये जो क्वेश्चन इस समय आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने हमारे क्वेश्चन बैंक से ही लिए हुए हैं और ये सब कुछ अवेलेबल है बेस्ट क्वालिटी का वेरी लो प्राइस के ऊपर। यानी प्राइस बहुत लो है लेकिन क्वालिटी में किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये अवेलेबल कहाँ पे है? ये अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के कोर्सेज पेज के ऊपर, वहीं पे आपको मिल जाएगी हमारी ऐप भी। तो अगर आपने इनको अभी तक यूज़ नहीं किया, आई एम श्योर यू आर ऑलरेडी लेट, तो तुरंत इसको यूज़ करें, इसका बेनिफिट लें और अपने पास होने की पॉसिबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करें। तो चलें अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। In a medium enterprise, annual turnover is restricted to how much amount according to revised provisions of MSME Development Act 2006 1/7/2020 से। सो 1 जुलाई 2020 को रिवीजन किए गए थे एनुअल टर्नओवर के अमाउंट को भी और प्लांट मशीनरी में इन्वेस्टमेंट को भी। हमने बताना है मीडियम एंटरप्राइज में ये रिवाइज्ड अमाउंट कितना है एनुअल टर्नओवर का मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्टेड की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम अमाउंट एनुअल टर्नओवर का कितना है इन केस ऑफ मीडियम एंटरप्राइज। ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं, तो यहाँ पे दोनों ही दे रखे हैं कितने से कितना इंक्रीज किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट शैल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10? क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए? सो पहले हुआ करता था 50 करोड़, तो बढ़ा के कर दिया उसको 50 करोड़ से 250 करोड़। हमारा ऑप्शन आंसर है इसके अंदर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंडर क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, व्हाट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टर्म लोन टू रिमेन एलिजिबल फॉर सब्सिडी? तो गवर्नमेंट की ये एक क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम है। ये स्कीम है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए। किन का? माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस का। उसमें जो टर्म लोन दिए जाएंगे वो मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा इन दिस स्कीम, क्योंकि उसमें सब्सिडी अवेलेबल है। तो ये अमाउंट है 25 लाख, ये अमाउंट है 50 लाख, ये अमाउंट है 1 करोड़ या ये अमाउंट है 5 करोड़। सो व्हाट शैल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11? देखिए क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सो अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट। तो ये अमाउंट है 100 लाख, दैट इज 1 करोड़ रुपीज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अंडर पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGEP, borrower is required to contribute how much margin as percentage of project cost? तो ये एक गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस स्कीम में बोरोर ने कितना मार्जिन कंट्रीब्यूट करना है एज ए परसेंट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट? 10% इन ऑल केसेस, 5% in all cases, 10% for special category borrowers and 5% in general category borrowers, 5% for specific category borrowers and 10% in general category borrowers.
कौन सा ऑप्शन आंसर हमारा करेक्ट बनता है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। तो व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12? ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जा चुके हैं, हमने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की करनी है। सो व्हाट शैल बी आंसर फॉर दिस? क्या आंसर रहेगा इसका? तो इसका आंसर हमारा रहेगा, अगर वो स्पेशल कैटेगरी का बोरोर है, जैसे वुमेन है, जैसे एससी हैं, जैसे एसटी हैं, तो इनके केसेस में ये 5% रहेगा प्रोजेक्ट कॉस्ट का। और जो जनरल कैटेगरी के बोरोर्स हैं उनके केस में ये रहेगा 10% का। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अंडर माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी मुद्रा, लोन्स अबव 50,000 to 5 lakh फॉल इन विच कैटेगरी? तो जो भी लोन इस स्कीम में 50,000 से ऊपर 5 लाख तक वाले हैं उनको हम किस कैटेगरी के लोन्स कहते हैं मुद्रा के अंतर्गत? उनको हम शिशु लोन्स कहते हैं, किशोर लोन्स कहते हैं, तरुण लोन्स कहते हैं, या कि महिला लोन्स कहते हैं? तो कौन से लोन्स इनको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 13। फ्रेंड्स, इनको हम कहते हैं किशोर। जो अप टू 50,000 है उनको हम कहते हैं शिशु। जो 5 लाख से ऊपर हैं उनको हम कहते हैं तरुण। और महिला नाम से इसमें कोई ऐसा स्कीम का नाम नहीं है। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में जाने से पहले दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को टाइप कर देना। आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे हमें मेल कर देना। हम सूटेबली इनको आंसर करेंगे और आपकी हेल्प कर देंगे। आज के सेशन में हम बहुत कुछ अच्छा लर्न कर चुके हैं। अगर ऐसा है तो इसको लाइक कर दीजिए सेशन को। अगर आपको लगता है कि सेशन यूज़फुल था, बहुत कुछ लर्न करने को मिला है, तो इमीडिएटली सेशन को लाइक कर दें, क्योंकि जब आप सेशन को लाइक करते हैं तो यूट्यूब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए इस सेशन को और बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाता है। तो तुरंत कर दीजिए ताकि हम दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकें। हाँ, इसके लिंक को आप शेयर करें अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर। फ्रेंड, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो भी बेल आइकन के साथ, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल जाएं और आप हमारी किसी भी क्लास को मिस ना करें। तो तुरंत कर लें सब्सक्राइब और भी बेल आइकन को पुश करके। तो चलें, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एज रिगार्ड्स फैमिली इनकम क्राइटेरिया फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऑल मेंबर्स शुड बिलोंग टू फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन। जब हम करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर जो फैमिली इनकम क्राइटेरिया है वो ये होना चाहिए कि जितने भी मेंबर्स हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन होने चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने परसेंट और एक्सेप्शनल केसेस में ज़्यादा से ज़्यादा कितने परसेंट मेंबर्स हो सकते हैं मार्जिनली अबव पॉवर्टी लाइन? सो पॉवर्टी लाइन से थोड़ा ऊपर वाले कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, और एक्सेप्शनल केसेस में कितने हो सकते हैं? तो ये हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है। तो ये 10, 20, 20, 30, 30, 40 या 25 एंड 35। तो क्वेश्चन नंबर 14 विच इज आवर आंसर? क्या आंसर बनता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14? क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द आंसर? फ्रेंड्स, नॉर्मली ये सारे के सारे बीपीएल होने चाहिए, लेकिन अबव पॉवर्टी लाइन भी मार्जिनली हो सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े। कितने परसेंट? मैक्सिमम 20%, एक्सेप्शनल केसेस में मैक्सिमम 30%। तो दैट मीन ऑप्शन बी इज द आंसर। रीड द स्टेटमेंट्स बिलो रिगार्डिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड आइडेंटिफाई ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेकर के, हमने पहचान करनी है कि उनमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है और फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है।
So only BPL members will be eligible for subsidy. APL member can also be office bearers. In a self-help group, there should not be more than one member from same family. Self-help group should build corpus through regular savings contributed by members. और ये हमारे ऑप्शंस हैं, तो इसमें कौन कौन से आपको लगता है ट्रू हैं और कौन कौन से लगता है आपको फॉल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 15। तो सभी स्टेटमेंट्स को केयरफुली रीड करेंगे और फिर देखेंगे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, और ये हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। So only BPL members will be eligible for subsidy. APL members can also be office bearers. सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक परिवार में एक से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकता। सेल्फ हेल्प ग्रुप अपनी सेविंग्स बनाएगा, रेगुलरली मेंबर उसका पैसा सेव करेंगे, एक कॉर्पस बना लेगा मेंबर सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इसका आंसर देने से पहले एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने आज का सेशन लाइक नहीं किया तो इसको तुरंत लाइक कर लें, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन के साथ इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू या फॉल्स हैं। तो चलें, पहला स्टेटमेंट, ओनली BPL मेंबर विल बी एलिजिबल फॉर सब्सिडी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। APL मेंबर्स ऑफिस बेरर बन सकते हैं ग्रुप के अंदर। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इन ए सेल्फ हेल्प ग्रुप देयर शुड नॉट बी not more than one member from same family. So this statement is also correct. सेल्फ हेल्प ग्रुप एक कॉर्पस बिल्ड करता है, यानी वो सेविंग्स इकट्ठी करता है और सेविंग्स कंट्रीब्यूट करते हैं उसके मेंबर्स। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर क्या बनेगा, एक बार स्टेटमेंट नंबर 3 को फिर से देख लेते हैं। In a self-help group, there should not be not more than one member from same family. तो 2 बार ये नॉट आ गया, should not be not more than। तो एक फैमिली से एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में केवल एक मेंबर बन सकता है। तो देयर शुड नॉट बी नॉट मोर देन वन मेंबर फ्रॉम, तो ये भी करेक्ट है। तो दिस मीन हमारे सारे के सारे स्टेटमेंट्स ही करेक्ट हैं। तो स्टेटमेंट में जो हम अंडरस्टैंड करते हैं यही बताया गया है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक फैमिली से एक से ज़्यादा मेंबर नहीं होंगे। तो चलिए अब इसको वाइंड अप करते हैं। इस प्रकार के और कई सेशंस हम आगे जाके करने वाले हैं, तो उनको अटेंड करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।